कहते हैं कि लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता, लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता। और बच्चों, हारा वही जो लड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। कि हमारा जो CuSO4 है वो एक हमारी चेयर है। ये देखिए, ये कुर्सी है और कुर्सी के ऊपर क्या बैठा, Cu बैठा है। नहीं, एक कुर्सी है, कुर्सी पर क्या बैठे, आप बैठे हो। थोड़ी देर के बाद आपके पिताजी यानी आपसे जो भी बड़ा है, सम्माननीय है, वो आपके आ गया। तो आपने क्या किया, आपने उस कुर्सी को छोड़ दिया, साइड में खड़े हो गए। कुर्सी को आपने उसको छोड़ दिया और साइड में खड़े हो गए। और कुर्सी पर वो जो आए थे वो बैठ गए, यानी ये SO4 जो कुर्सी है इस पर ऐसे ही बैठ गए, आप साइड में खड़े हो गए, यानी आप क्या हो गए, कुर्सी से प्रतिस्थापित हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक अपक्रियाओं के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए, रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हो। पहले देखते हैं अभिक्रिया क्या होती है। तो अभिक्रिया जो शब्द है, यानी कि कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कुछ अन्य पदार्थ बना ले, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो देखिएगा बच्चों, बहुत प्यार से समझिएगा। जो आपकी अभिक्रिया है वो दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है। एक आपका कैसी हो सकती है अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। फिर दूसरी अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, वो होती है रासायनिक। एक नाभिकीय और दूसरी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं ये अभिक्रियाएं क्या बोलती हैं। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, नाभिकीय अभिक्रिया का मतलब जो नाभिक में हो। ये आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है नाभिकीय विखंडन। और खुद ही प्यार से समझिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरी होती है आपकी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप सब, आपकी जो क्लास 10th में है उसमें आपका नाभिकीय अपक्रियाओं पे कोई भी अतिरिक्त प्रकाश नहीं डाला गया है। आपको फोकस करना रासायनिक अपक्रियाओं पे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि अपक्रिया क्या होती है। तो वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ की संरचना, ठीक है, जो भी पदार्थ उसकी संरचना चेंज हो जाए, आपकी संगठन और गुणों में परिवर्तन हो जाए, तो उन क्रियाओं को क्या बोल देते हो आप, अपक्रिया बोल देते हो। ये दो प्रकार की होती है, नाभिकीय और रासायनिक। नाभिकीय अपक्रियाओं की बात करें तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, यानी वे क्रियाएं जो किसी पदार्थ के सीधे नाभिक में हो, नाभिकीय अपक्रिया कहलाती है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि नाभिकीय विखंडन यानी नाभिक का विखंडन, यानी एक बड़ा नाभिक, ठीक है, अपक्रिया करके सॉरी अपक्रिया करके दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाए तो कहलाती है नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है मेल, यानी जुड़ना, यानी दो या दो से अधिक छोटे नाभिक आपके अपक्रिया करके एक बड़ा नाभिक बना ले तो कहलाते हैं आपके नाभिकीय संलयन। तो आपकी दो प्रकार की अपक्रिया हो गई, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो विखंडन क्या हुआ, जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जी हाँ, आप ध्यान मतलब थोड़ा सपोज कीजिए, थोड़ा गेस कीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा नाभिक हो और वो एकदम से दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए, तो उसको टूटने में क्या होती है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया कहलाती है आपकी नाभिकीय विखंडन। और जब अनेक छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लें और अपार मात्रा में जो ऊर्जा मुक्त हो, वो आपकी कहलाती है नाभिकीय संलयन। जो आपका सूर्य है वो लगातार पूरे अपने सौरमंडल को ऊर्जा दे रहा है, तो सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की क्रियाएं हो रही हैं। और जो आपका परमाणु अटैक होता है, परमाणु बम जो अटैक होता है, वो आपका नाभिकीय विखंडन पर है कि एक नाभिक होता है बड़ा, वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। और आपकी जो बिजली भी बनाई जाती है नाभिकीय संयंत्रों से, वहां पर भी आपकी नाभिकीय विखंडन की क्रिया ही कार्यरत होती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, बात करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं की, कि रासायनिक अपक्रिया की एग्जैक्ट परिभाषा क्या होता है। आपके एग्जाम में आता है कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइए, या रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं, इनके प्रकार बताइए, ताकि इन्हीं दो की विवेचना कीजिए।
तो रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो आप देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा कि वे अपक्रियाएं जिसमें कोई भी आपका अणु हो, आयन हो या परमाणु हो, उसके क्या हो, संरचना में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रियाएं। कोई भी आपका अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, और ये पूरा का पूरा इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, कोई नया यौगिक बना ले, तो इस प्रकार की अपक्रियाएं आपकी कहलाती हैं रासायनिक अपक्रियाएं। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो देखिए कोई भी आप रासायनिक अपक्रिया ले लो, जैसे आपने क्या लिया, अमोनिया लिया, ठीक है, और अमोनिया गैस को आपने, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित कर दिया, तो आपका क्या बना लेगा, ये NH4Cl, ठीक है। यानी आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, शुष्क चूना बाजार से खरीद ला, सफेद चूना जो पत्थर होता है, उसको आप घर पे आए, बाल्टी में पानी भरा, वो पानी में उसको मिला दिया, तो आपने क्या देखा कि CaOH का व्हाइट वाइट बन गया, यानी आपका बुझा हुआ चूना बन गया। या आपने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, CuSO4 का विलयन लिया, और उसमें लोहा यानी Fe डाल दिया, तो आपका फेरिक सल्फेट FeSO4 बन गया, और आपका जो कॉपर है वो आपका मुक्त हो गया। यानी आपने देखा कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, कि आपसे कोई भी दो यौगिक मिला रहे हो आप, कि अलग अलग यौगिक लेते हो, और उन दोनों अलग अलग यौगिकों से मिलकर कोई ना कोई नया उत्पाद बन जाता है, पूरी तरह से उसके जो रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है, संरचना है, वो सब भिन्न हो जाती है, तो कहलाती है आपकी रासायनिक अपक्रियाएं। अब बात आती है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की, कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो उन पर भी हम वन बाय वन चर्चा करते हैं, और यही आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस के रूप में आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार बताएं। इसमें से आपसे पूछ लेगा रासायनिक अपक्रिया क्या है, इनके प्रकार क्या है, किन्हीं दो की विवेचना करो, या नॉर्मली आपसे कोई भी सीधे सीधे प्रकार पूछ लेगा कि उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं समझाइए, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है समझाइए, तो इनको वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर से हम बात करते हैं योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया, बच्चे इसमें हल्का सा कंफ्यूज रहते हैं, कि भूल जाते हैं कि क्या योगात्मक है, क्या हमारा अनुक्रमणीय है, क्या उत्क्रमणीय है, किस प्रकार से हम किस अपक्रिया को डिस्क्राइब करें। तो देखिए सबसे प्लस पॉइंट होता है, हम चीज़ों को किस प्रकार से आसान कर सकते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें डिफिनेशन को थोड़ा सा, हेडिंग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हेडिंग कहती है योगात्मक अपक्रिया, यानी इसमें साफ साफ एक टर्म आपको दिख रहा है योग, क्या दिख रहा है, योग, बस इसी को थोड़ा फोकस कीजिए। तो क्या है, जैसे कि योगात्मक अपक्रिया क्या है, कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें आपके कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर योग करके, संयोग करके एक नया पदार्थ बना ले, वो आपकी योगात्मक अपक्रिया के उदाहरण कहलाते हैं, या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हमने, तो आपने कहा कि हम एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आपने कार्बन लिया, और कार्बन में ही आपने क्या मिला दी, ऑक्सीजन, तो आपका क्या बन गया, CO2, यानी आपने कहा दो या दो से अधिक जब हमारे पदार्थ होते हैं, कोई अणु होता है, कोई आयन होता है, कोई परमाणु होता है, तो आपस में मिलकर संयोग करके, योग करके एक नया यौगिक बना ले, तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि भी एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि CaO है, और इसमें आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो आपका क्या बन गया, CaOH का व्हाइट बन गया, ये बुझा चूना बन गया, क्या हो गया, योग हो गया। एक एग्जाम्पल हमने अभी आपको और दिया था कि आपने अमोनिया गैस में HCl अम्ल प्रवाहित कर दी, देखिए NH आपने ऐसे लिखा, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो गए, और Cl आपका 1 रहा, ये दोनों क्या हुए, जुड़ गए, ये भी दोनों क्या हुए, जुड़ गए, Ca1 ऑक्सीजन 1 2, तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, CO2, यानी जब हमारे कुछ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया उत्पाद बना लेते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। और इसके जो नोट्स हैं आपको, वो आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल के और हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है उसका जो लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे आपको ये इसका पूरा PDF मिल जाएगा थ्योरी का। अब योगात्मक अपक्रिया के बाद आपका इंपॉर्टेंट अपक्रिया जो सेकेंड अपक्रिया है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखिए किस प्रकार से आप वन बाय वन चीजों को बहुत ही आसानी से रिलेट करके समझ पाएंगे। क्या है प्रतिस्थापन अपक्रिया, फिर से आप हेडिंग पे फोकस कीजिए। प्रतिस्थापन यानी जो किसी भी, कोई अभी आपका अणु हो, कोई भी आपका परमाणु हो, कोई भी आपका आयन हो, उसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं।
यानी वे अपक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु अणु या आयन के एक अणु कोई दूसरे परमाणु अणु या आयन से स्थापित हो जाए, तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, अभी हमने आपको एग्जांपल बताया भी था, कॉपर सल्फेट का आपका विलयन है, आपने उसमें लोहा डाल दिया तो देखिए कॉपर भाग गया और कॉपर की जगह लोहा आ गया और Cu ने जगह खाली कर दी। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, जैसे कि आप गेस कीजिए कि एक चेयर पड़ी है, उस चेयर पे आप बैठे हो, ठीक है। जैसे हमने क्या माना कि हमारा जो CuSO4 है वो एक हमारी चेयर है, ये देखिए ये कुर्सी है और कुर्सी के ऊपर क्या बैठा, Cu बैठा है, नहीं एक कुर्सी है, कुर्सी पर क्या बैठे, आप बैठे हो। थोड़ी देर के बाद आपके पिताजी यानी आपसे जो भी बड़ा है, सम्माननीय है, वो आपके आ गया, तो आपने क्या किया, आपने उस कुर्सी को छोड़ दिया, साइड में खड़े हो गए। कुर्सी को आपने उसको छोड़ दिया और साइड में खड़े हो गए, और कुर्सी पर वो जो आए थे वो बैठ गए, यानी ये SO4 जो कुर्सी है इस पर ऐसे ही बैठ गए, आप साइड में खड़े हो गए, यानी आप क्या हो गए, कुर्सी से प्रतिस्थापित हो गए। तो परिभाषा क्या बनती है, बहुत ही आराम से समझिएगा कि वे अपक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन किसी दूसरे परमाणु अणु या आयन से प्रतिस्थापित हो जाता है, देखिए Cu उधर भाग गया और ऐसे यहाँ बैठ गया, तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दोनों तरफ से प्रतिस्थापित हो जाता है, कभी कभी ये अपक्रियाएं दोनों तरफ से होती हैं। जैसे आपने लिया C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो देखिए इसमें क्या है, एक कुर्सी पर C2H5 बैठा है, ये कुर्सी है, और एक कुर्सी पर K बैठा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, चलो आपस में कुर्सियां एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी C2H5OH के पास चला गया C2H5OH और आपका KBr के पास आ गया, क्या बन गया, KBr। तो ये भी प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। बस इसमें नोटेबल पॉइंट ये है कि एकल प्रतिस्थापन अपक्रिया का है और ये द्विव प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि पास पास वाले एक साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पास पास वाले एक साथ और दूर दूर वाले एक साथ, पास पास वाले एक साथ आ गए और दूर दूर वाले एक साथ चले गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट प्रकार है रासायनिक अपक्रियाओं का, वो क्या है। अभी तक आपने देखा योगात्मक अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया, अब आपकी आती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन सी, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। बहुत ही प्यार से समझिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा, सब समझ में आएगा। दूसरी भी आप लिख देते हैं, वो होती है उत्क्रमणीय अपक्रिया। हम आपका किसी भी वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाते हैं, बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही जल्दी आपको सभी टॉपिक क्लियर कराते जाते हैं। एक है अनुत्क्रमणीय, एक है उत्क्रमणीय। तो देखिए उत्क्रमणीय का मतलब क्या है, जैसे कि आप कहीं घूमने जाओ और उसी रास्ते से अपने घर वापस आ जाओ, तो हो गई उत्क्रमणीय, यानी आप गए भी हो और आ भी गए, यानी आना जाना दोनों हो। और अनुत्क्रमणीय में क्या है, आप कहीं घूमने जाओ और वहीं बस के रह जाओ, वापस आना ही नहीं, तो क्या है, अनुत्क्रमणीय। आप चीजें समझ गए, यानी आप बहुत आसानी से परिभाषा बता सकते हो कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती हैं, और वो रासायनिक अपक्रियाएं जो दोनों दिशा में हो सकती हैं वो उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने KClO3 लिया और KClO3 को जब आप गर्म करने लगे, ठीक है, KClO3 को आपने जब गर्म किया तो आपका KCl बना और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गई। KCl बनने के बाद ऑक्सीजन वापस से क्रिया करके KClO3 नहीं बनाती है। इसको संतुलित करते हैं जरा, ठीक है, इसको गर्म किया तो गर्म करने का यहाँ पे ये साइन लगा देते हैं, संतुलित करते हैं कि पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, उधर ऑक्सीजन आपके 2 है, इधर ऑक्सीजन आपके 3 है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया, ऑक्सीजन हो गए हमारे 3 × 6, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन हो गए हमारे 3 × 6, लेकिन पोटेशियम 2 हो गए, कैल्शियम क्लोरीन 2 हो गए, तो हमने यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यानी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है कि ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो सकती है, वापस नहीं हो सकती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अपक्रिया की बात करें तो ऐसी अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संभव हो सकती है, ठीक है, दोनों दिशाओं में बहुत ही आसानी से संभव
हो सकती हैं। जैसे कि आपने नाइट्रोजन लिया, ठीक है, जैसे कि आपने क्या लिया, नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, और उत्क्रमणीय अपक्रिया का साइन ऐसे लगता है कि एक तीर उधर जा रहा है यानी उधर को भी क्रिया हो सकती है, और एक तीर नीचे वाला इधर आ रहा है यानी इधर की भी हमारी क्रिया हो सकती है। ये आपकी कहलाती है उत्क्रमणीय अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है। आपने यहाँ पर एफी लिया और एमओ लिया, ये क्या है, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक वर्धक है। ये हम पढ़ेंगे आगे कि क्या उत्प्रेरक होता है जो क्रिया को बढ़ा दे, स्पीड को बढ़ा दे, कम कर दे, और उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है ये भी हम आगे जानेंगे। तो आपका क्या बन गया, अमोनिया गैस बन गई, और ये वापस से आपकी अमोनिया गैस इसमें टूट सकती है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया उत्क्रमणीय अपक्रिया का। देखिए उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। उत्प्रेरक का मतलब क्या है, जो अपक्रिया के वेग को या तो घटा दे या बढ़ा दे। जैसे आप इसको अगर बेसिक लैंग्वेज में समझें कि जैसे किन्हीं दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो आप उत्प्रेरक हो। कहने का मतलब है, अगर आपने कहा कि भाई मैं तो न सहता, मैं होता तो दो और लगाता, यानी आपने उस अपक्रिया को बढ़ा दिया, उस लड़ाई को आपने बढ़ा दिया, यानी आपने क्या किया, उस अपक्रिया में भाग नहीं लिया। उत्प्रेरक की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं अपक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं लेकिन अपक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। यानी आपने उस लड़ाई में भाग नहीं लिया लेकिन आपने उसकी गति को बढ़ा दिया। लेकिन वहीं पे अगर दो लोग लड़ रहे हो, आप पे तो नहीं भैया, लड़ते नहीं है, अहिंसा परमो धर्म गांधी जी ने कहा था, ये वो, तो आपने उस लड़ाई को शांत करा दी, यानी आपने उस अपक्रिया में भाग नहीं लिया और उस अपक्रिया के वेग को कम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे होते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक का मतलब होता है जो उत्प्रेरक को ही बढ़ावा दे, यानी आप चुपचाप खड़े हो, नहीं बोलना चाह रहे, तब तक कोई सामने से कैसे कोहनी मारे, रोक दो उसको, यानी वो आपको बढ़ावा दे रहा है, फिर आप अपक्रिया को प्रभावित कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से, यानी अगर आप किसी चीज को नेचर में लाके और उसको फिर समझते हो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा अनुक्रमणीय अपक्रिया और उत्क्रमणीय अपक्रिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपके मैं बोलना चाहूंगा कि कमल का फूल है, उससे थोड़ा सा आप सीख लीजिए। कमल के फूल की आदत रहती है कि पानी से हमेशा ऊपर रहना, यानी वो पानी में हुआ और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा तो क्या करता है, कमल का फूल हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहने की कोशिश करता है, और जब पानी का स्तर कम होता है तो छोटा नहीं हो पाता है, और चूंकि उसकी लंबाई ज़्यादा होने से वो वहीं पे टूट के गिर जाता है। इसलिए आप चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए, लेकिन किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहिएगा। यानी आप पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया से टेस्ट दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस आपके किसी भी रीजन से नंबर कम आते हैं तो टूटना नहीं है, मजबूती के साथ खड़े रहना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ते रहना है और बहुत जिम्मेदारी के साथ बढ़ते रहना है। और जब हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से क्लियर करते करते चलेंगे तो 100% हमको जो असफलताएं बहुत जरूरी होती है लाइफ के लिए, लेकिन जब हम एक प्लान बना के चीज़ों को करेंगे तो असफलताएं बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपने गोल को सेट करिए, गोल का रास्ता सेट कीजिए कि हमें जैसे आपका जो भी गोल हो तो उस गोल तक जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो हमें एक ऐसा रास्ता सेट करना है जिसमें हमें असफलताएं कम मिले। हमें उस रास्ते पे इस तरह से चलना है कि हम उस पर असफल बहुत ही कम मात्रा में हो या बहुत ही कम प्रयास में हम सफल हो जाएं। अपक्रियाओं के प्रकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, आती आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया आती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और इसी के साथ में दूसरी अपक्रिया आती है, उसका नाम है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया, देखते हैं ये क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, हाँ, तो ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या कहलाती है, तो ऊष्माक्षेपी वे अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं, और वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, वो ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो फिर कैसे याद करें इसको, तो देखिए इसमें आता है शोषी। शोषी से आपने हिंट कर दिया शोषण। शोषण का मतलब होता है ग्रहण करना, बिल्कुल समझ में आ रहा है चीजें। ठीक है, ऊष्माशोषी यानी शोषण यानी ग्रहण करना,
यानी जब उष्मा का शोषण हो, उष्मा ग्रहण की जाए, उष्मा ग्रहण कहाँ से करोगे? वातावरण से करोगे, तो वो क्रियाएं उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती हैं। और ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त हो, कहाँ मुक्त हो? वातावरण में मुक्त हो, वे अपक्रियाएं उष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। सर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि जब आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया था तो आपका बना था CO2, लेकिन इसके साथ में ही जो उष्मा मुक्त हुई थी वो लगभग आपकी 94 किलो कैलोरी की उष्मा मुक्त हुई थी। यानी जब आपने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो जो पदार्थ बना उसके साथ ही साथ उष्मा मुक्त हुई तो हो गई है उष्मा क्षेपी। ऐसे ही आपने जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया, हाइड्रोजन के साथ जब आपने ऑक्सीजन मिलाया तो आपका पानी बना और समथिंग आपकी 136.8 किलो कैलोरी की उष्मा इसमें भी मुक्त हुई। यानी ये भी आपकी है उष्मा क्षेपी। इसको संतुलित कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया उष्मा क्षेपीय क्रिया का, कि जिसमें ऊर्जा मुक्त हो। और उष्मा शोषीय क्रिया का क्या है? जिसमें उष्मा का शोषण हो। जैसे कि आपने नाइट्रोजन ली और नाइट्रोजन में ही आपने क्या मिला दी? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में क्या मिला दी? ऑक्सीजन। तो आपका बनता है नाइट्रस ऑक्साइड NO। लेकिन ये ऐसे नहीं बनता है, जब ये वातावरण से लगभग 45 किलो कैलोरी की उष्मा लेता है तब जाके आपका नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यानी इसमें आपका क्या हुआ? उष्मा का शोषण हुआ और इसमें आपका क्या हुआ? उष्मा का उत्सर्जन हुआ। तो उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी में आपका जो भी डाउट है वो रहना नहीं चाहिए। यानी अगर आपने कार्बन लिया वो कार्बन को आपने किसमें मिला दिया? पानी में। कार्बन को आपने जब पानी में मिलाया तो इसने वातावरण से लगभग 2000 कैलोरी की उष्मा ली। कितनी उष्मा ली? लगभग 2000 कैलोरी की इसने उष्मा ग्रहण की। तब जाके इसने CO प्लस H2 का एक मिश्रण बनाया जिसको वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको वाटर गैस के नाम से जानते हैं। तो 1 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया बच्चों? आपके एग्जाम में आ सकता है निम्न में से वाटर गैस है, और 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं। जहां पर आपका CO प्लस H2 एक साथ हो उसको आपको टिक कर देना है कि वाटर गैस क्या है? CO और H2 कैसे बनती है? जब हम कार्बन को जल में मिलाते हैं और वातावरण से 2000 किलो कैलोरी की उष्मा जब वो ग्रहण करता है, यानी उष्मा शोषी क्रिया का जो उदाहरण है, तब आपका वाटर गैस यानी CO प्लस H2 बनता है। यानी अब आपका जो नेक्स्ट आता है उसमें अब आपके आते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, उसमें भी वही बात रिपीट कर देता हूँ कि जब भी क्लास में आया करिए तो एक वादा हमसे कर दिया करिए कि आप वो वीडियो को पूरी देखिए। आप अगर वीडियो को पूरी देखेंगे तो जो भी टॉपिक आपके सामने है उससे रिलेटेड शायद ही कोई आपको डाउट बचे। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर ये डाउट है, और फिर उसके बाद आपको 0.1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आती है ऑक्सीकरण। अब क्रिया का नाम है ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण की बात आती है तो अपचयन अपने आप से ही याद आ जाना चाहिए आपको। क्या नाम है क्रिया का हमारा? ऑक्सीकरण अपक्रियाएं, अपचयन अपक्रियाएं। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं से आप क्या समझते हो? तो ऑक्सीकरण बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन में एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। अब बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त ऑक्सीकरण में होगा कि इलेक्ट्रॉन मुक्त अपचयन में होगा। याद तो हो जाता है, लेकिन एग्जाम में जब अपचयन आ गया जैसे कि, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज है कि इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना लिखें कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना लिखें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑक्सी। ऑक्सी से आप कह सकते हो आक्षी।
यानी जब आप छींकते हो तो आपसे मुंह से आंखी निकलता है, अपने आप निकलता है, और जब आप छींकते हो तो इलेक्ट्रॉन यानी आपके मुंह से हवा बाहर जाती है। यानी आप इंग्लिश में इसको याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस, लिख देते हैं आपके सामने हम, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस in which electrons are given out. Oxidation is the process in which electrons are given out. अगर आप ऑक्सीकरण और अपचयन में बिल्कुल डाउट नहीं रखना चाहते हैं तो मेरे साथ इसको बार बार बोल दीजिए। रिडक्शन is the process, reduction is the process in which इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। समझते हैं, जब आप छींकते हो तो आपके मुंह से हवा बाहर निकलती है, तो छींकते हो यानी आंखी, और आंखी से हुआ ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलते हैं, तो डिफिनेशन बनती है ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। साथ में बोलिएगा सभी, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। आपके घर में भी जो इधर उधर हो सब आपकी तरफ ही देखने लगे कि हाँ आज पढ़ाई हो रही है। साथ में बोलिएगा फिर से, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। कैसे ही आप किसी चीज को भूल सकते हैं। देन बैक टू रिडक्शन, यानी जब ऑक्सीकरण यानी आप कह दो कि सांस छोड़ रहे हो तो ऑक्सीडेशन, सांस ग्रहण कर रहे हो तो रिडक्शन। तो रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, यानी वो ग्रहण करता है तो अपचयन, छोड़ता है तो ऑक्सीकरण। ओके, तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो कि वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना हो या ऑक्सीजन का बढ़ना हो, ऑक्सीकरण क्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण में आपने क्या किया, जैसे आपने कॉपर धातु ली, क्या लिया आपने धातु कॉपर, और कॉपर में आपने ऑक्सीजन ऐड कर दी तो आपका Cu2O बना। कॉपर में आपने जब आपने कॉपर में ऑक्सीजन मिला दिया तो आपका CuO बना। 2 से मल्टीप्लाई आपने यहाँ की, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ की, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई। या तो ऑक्सीजन जुड़े या इलेक्ट्रॉन मुक्त हो, या तो ऑक्सीजन जुड़े या इलेक्ट्रॉन मुक्त हो। तो ऑक्सीकरण इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट, यानी किसी परमाणु और या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। बात करते हैं अपचयन की। ऐसे आप कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, वो भी आपका ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। बात करते हैं अपचयन की, तो किसी परमाणु और या आयन से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होना या हाइड्रोजन की वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। इसमें एक नोटेबल पॉइंट ये है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, या ऑक्सीजन कमी होती है या हाइड्रोजन कम होता है। यानी ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन बढ़ेगी यानी जुड़ेगी, देखिए जुड़ रही है, हाइड्रोजन कम होगा। रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन आपका कम होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं आपने, तो आपने क्या किया, CuO में आपने क्या मिला दिया, जल मिला दिया। CuO में आपने क्या मिला दिया, जल मिला दिया। CuO में क्या मिला दिया, जल नहीं सॉरी हाइड्रोजन गैस मिला दी। CuO में आपने हाइड्रोजन मिला दिया। अब आपका कॉपर अलग हो गया और आपका H2O अलग हो गया, यानी आपने हाइड्रोजन ऐड किया और ऑक्सीजन आपका इधर से कम हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन कम हुआ, हाइड्रोजन आपका बढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी आपने ग्रहण किए। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया भी आपकी हो गई। ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं के बाद जो आपके एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन के आता है वो है आपका रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया जैसा कि आपको बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, रेड ऑक्स यानी रेड से आपका हुआ रिडक्शन, रेड से क्या हुआ आपका रिडक्शन, और ऑक्स से हुआ आपका ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी अपक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ चल रही हों, उन्हीं अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। सर एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल देखते हैं। आपने लिया लेड ऑक्साइड, आपने लेड ऑक्साइड लिया यानी PbO। लेड ऑक्साइड में आपने क्या गैस प्रोवाइड कर दी, हाइड्रोजन, यानी इसमें ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीकरण का रोल प्ले हो रहा है,
हाइड्रोजन भी है तो आपका यहाँ पे रिडक्शन का भी रोल प्ले हो रहा है। तो ये जब आपस में क्रिया करती है तो आपकी पी धातु अलग हो जाती है और पानी अलग बन जाता है। ऐसी क्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ चलती हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। यानी आपने लेड ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो आपका लेड और जल बन गया। ऐसी अपक्रियाएं हैं आपकी रेडॉक्स अपक्रिया। अब बात करते हैं कुछ अपक्रियाओं में लास्ट में आती है अपघटन अपक्रिया। उसको बहुत ही बेसिक तरीके से देख लेते हैं क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ना है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो है आपकी अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया, ठीक है। अपघटन अपक्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार से अपघटित हो सकती है, ठीक है। पहला आपका बोल सकते हैं प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन। दूसरा आपका आता है ऊष्मीय अपघटन। क्या आता है? ऊष्मीय अपघटन। और तीसरा आपका आता है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन से तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, बार बार टर्म आपके सामने आता है। नहीं देखिए, अपघटन, अपघटन का मतलब है टूटना, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी अपक्रिया का यौगिक हो वो टूट जाए, वो अपघटन अपक्रिया कहलाती है। इसमें पहला आपका हो प्रकाश अपघटन, यानी कोई भी आपका तत्व है वो प्रकाश के द्वारा ऊर्जा पाकर, ऊष्मा पाकर टूट जाए तो प्रकाश अपघटन कहलाएगा। ऊष्मीय अपघटन, यानी आपने किसी भी पदार्थ को गर्म किया तो गर्म होकर वो ऊष्मा पाकर टूट गया तो वो है ऊष्मीय अपघटन। और वैद्युत अपघटन की बात करें कि किसी भी आपने लिक्विड में, किसी आपने गैस में या किसी भी यौगिक में आपने विद्युत धारा प्रवाहित की और विद्युत के कारण वो अपघटित हो गया तो वैद्युत अपघटन की अपक्रियाओं में आता है। तो बच्चों बहुत ही बच्चों प्यार से, ईमानदारी से पढ़ते जाइए। निश्चित ही आपने जो भी अपना गोल सेट कर रखा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि कभी भी आप दूसरों से प्रॉमिस ना कीजिए, आप अपने आप से प्रॉमिस करना सीखिए। जब आप अपने आप से प्रॉमिस करना सीख जाते हैं तो हर एक चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हमको ये करना है। आप सुबह जब उठिए तो खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आज हमको पूरे दिन में इतना टारगेट हमने अपने आप को दिया है और हमको ये प्रॉमिस अपने आप से हमने किया है, उसको नहीं टूटने देना है। और उसको पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब आपके अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और कोई भी टारगेट आपके लिए बड़ा नहीं रह जाएगा। सब टारगेट्स आपके लिए छोटे बन के रह जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता, लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता। और बच्चों, हारा वही जो लड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं होता। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी आपको गाइडेंस चाहिए तो सॉल्यूशन बाय सौरभ आपका है, आपके लिए ही है। कभी भी आप कमेंट करिए और आपको उससे रिलेटेड कोई भी हेल्प बिल्कुल मिल जाएगी। या आपको डिस्क्रिप्शंस में आपको व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और आपके मेल वगैरह की आईडी सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको प्रोवाइड की गई है। आप कहीं पर भी टेक्स्ट कीजिए और आपके हर एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन बाय सौरभ पे जरूर मिलेगा। बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ, देखते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे सबको आसानी हो जाए, सब मिलकर पढ़ते हैं, सब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ लव।